ये है प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रक फार्मिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। और आपने ट्रक फार्मिंग के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है। यहाँ पर विकल्प ए ये कह रहा है कि इस प्रकार की कृषि में कृषक को सब्जी उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। दूसरा ये कह रहा है कि इस प्रकार की कृषि में पशुओं को व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। गलत है। तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि इस प्रकार की कृषि में फसलों की कटाई के लिए मशीनरी का उपयोग किया जाता है। गलत है। चौथा विकल्प ये कह रहा है कि ये दुग्ध उत्पादन का वह भाग है जिनमें दुग्ध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रकों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी गलत है। यहाँ पर विकल्प ए जो है सही उत्तर है। और ट्रक फार्मिंग में जो है सब्जियों, फूलों और फलों की यानी कि कच्चे पौधों की जो है खेती की जाती है और बाजार तक और रेस्तरां तक जो है 24 घंटे के अंदर इसे जो है ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसलिए जो है इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि लौह और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है कि लौह और इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाने वाला संपूर्ण पर यहाँ पर ध्यान देना है, संपूर्ण कच्चा माल गैर स्थूल यानी कि भार में हौस वाले प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है गलत है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन ये कह रहा है कि इसमें उपयोग किया जाने वाला संपूर्ण कच्चा माल गैर स्थूल यानी कि भार में हौस वाले प्रकृति का होता है। तो ये सही बात है कि भार में जो है इसमें हौस होती है और इसलिए जो है पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत में सभी इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों के निकट अवस्थित है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो लौह इस्पात संयंत्र भारत में स्थापित किए गए हैं ये जो है कच्चे माल के स्रोतों के निकट अवस्थित नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की बात कर ली जाए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की बात की बिजाग इस्पात संयंत्र है वहाँ पर। तो यह जो है पतन आधारित संयंत्र है और इसका संचालन जो है 1992 से हो रहा है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सेलम तमिलनाडु में ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है कतरनों का, लोहा के जो है कतरनों का उपयोग करती है और यहाँ पर जो है दूसरा कथन जो है गलत है जबकि पहला कथन जो है सही है। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि भारत में श्रम बल भागीदारी यानी श्रम बल लेबर फोर्स की कितनी भागीदारी है भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है। तो यहाँ पर जो है ये गलत है। पहला कथन जो है गलत है और पहला कथन गलत है। तो विकल्प ए और सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में भी जो है श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से जो है कम है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि भारत में पुरुषों की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक है। तो ये बात सही है कि महिलाएं जो है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्य करती हैं और अधिक संलग्न होती है, फिर भी जो है उनकी संख्या अधिक नहीं है। इसलिए जो है दूसरा कथन भी यहाँ पर गलत है और विकल्प डी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा कि न तो इसमें एक सही है और न दो सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन ये कर रहा है कि यह प्रति वर्ष वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो क्या जो है मानव विकास सूचकांक की बात करें तो क्या यह प्रति वर्ष वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो बिल्कुल जो है गलत बात है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के मानक विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा जो है प्रतिवर्ष यह जारी किया जाता है और यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक है, इसलिए जो है गलत हो जाएगा।
तो पहला कथन यदि गलत है तो विकल्प ए सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इसकी गणना स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेत को यानी कि इंडिकेटर्स के ज्यामितीय माध्य के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है सही है और दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और 2019 के डाटा की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान यानी कि इंडिया का स्थान जो है 129 था, जो कि काफ़ी खराब स्थिति है। और ये जो HDI इंडेक्स है इसे सबसे पहले जो है 1991 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है सही उत्तर जो है वो विकल्प बी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो कृषि होती है उन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। कथन ये कह रहा है कि भूमध्य सागरीय भूभाग को विश्व के फलोधान के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये भूमध्य सागरीय भूभाग है। यहाँ की जो जलवायु होती है यहाँ पर उष्ण यानी काफ़ी गर्म और प्रकाशमान ग्रीष्म ऋतु होती है, शीतल आर्द्र शीत ऋतु होती है। और यह जो जलवायु होती है यह जलवायु यहाँ संतरा, नींबू, चकोतरा, उसके बाद अंगूर और इस प्रकार के जो है खट्टे फलों का जो है खेती को या वहाँ पर संभव बनाती है ये जलवायु। और ये टोटल जो है विश्व के फलों का जो निर्यात होता है उसमें 70% भागों को कवर करती है। इसलिए जो है इसे विश्व के फलोधान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पारंपरिक व्यवसाय है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। 85% जो है अंगूर की खेती इन क्षेत्रों में होती है और इस अंगूर का उपयोग जो है सबसे अधिक जो है वाइन यानी कि शराब बनाने में किया जाता है। और यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है। और दूसरा यदि सही है तो यहाँ पर जो है डी इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास का व्यापक रूप से प्रचलन है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही बात है कि गर्मी वाली जो ऋतु इतनी उष्ण और गर्म होती है कि ये ऋतु प्रवास को प्रेफर करते हैं और ऋतु प्रवास करते हैं। यहाँ पर तीसरा विकल्प भी सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि जल संभर यानी कि वाटर शेड प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपयुक्त में से जो है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि इसमें केवल सतही जल का कुशल प्रबंधन और संरक्षण शामिल है। तो ये तो बात गलत है कि केवल सतही जल का जो है प्रबंधन किया जाएगा। यहाँ पर पहला कथन जो है गलत है और पहला कथन गलत है। तो सीधा इसका उत्तर निकल के आ गया बी यानी कि 2, 3 जो है सही है। तो न केवल सतही जल बल्कि इसमें भौम जल भी के प्रबंधन और संरक्षण शामिल है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है। दूसरा तो सही है। इसमें भंडारण और पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। तो ये बात सही है। तीसरा कथन ये कर रहा है कि सामुदायिक भागीदारी वाटरशेड प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प भी जो है सही है। और एक केंद्र सरकार द्वारा जो है जल संभर विकास परियोजना चलाई जा रही है हरियाली, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल, सिंचाई और मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जो है जल का संरक्षण करने में सक्षम बनाना है और इसे आपको जो है ध्यान रखना है। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर पहला कथन ये कर रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र यानी कि माना कि यह कोई विशेष क्षेत्र है, इसकी जनसंख्या, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर यानी कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो ये प्रथम अवस्था होती है और फिर इसके बाद चरणबद्ध रूप से द्वितीय अवस्था, फिर तृतीय अवस्था, फिर चौथी अवस्था, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं।
तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है और पहला कथन सही है, तो यहाँ पर विकल्प डी बी गलत है। दूसरा कथन ये करा है कि पूर्ण जनसांख्यिकीय जो चक्र होता है इसके दौरान ग्रामीण यानी कि गांव के लोगों का जो है परिवर्तन समाज के नगरीय और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के रूप में होता है। तो यहाँ पर दूसरा भी सही है, गांव जो है धीरे धीरे चेंज होते होते नगर और शहर के रूप में, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होते हैं। यहाँ पर 1, 2 दोनों विकल्प सही है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित धर्मों को भारत में उन्हें मानने वाले लोगों की संख्या के बढ़ते क्रम में बताना है। मानने वाले लोगों की संख्या के क्रम में बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो हिंदू का है। तो चूंकि ऑप्शन में हिंदू है ही नहीं, तो दूसरे नंबर पर जो है ये मुस्लिम जनसंख्या है। हिंदू की आबादी की बात करें तो हिंदू की आबादी जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 79.80% है, जो आपको ध्यान रखनी है, विकल्प में नहीं दिया गया है। मुस्लिम की आबादी की बात करें तो मुस्लिम की आबादी 14.23% है और ये दूसरी सबसे जो है अब आबादी है धर्म के मामले में। तो यहाँ पर तीसरा सबसे पहले जो होगा वो सही होगा, यहाँ पर विकल्प ए और डी जो है गलत हो गया। उसके बाद जो है तीसरी सबसे आबादी है वो है क्रिश्चियन, जो कि 2.30% जो है जनसंख्या को कवर करता है। तो इसलिए जो है दूसरा नंबर सही होगा और दूसरा नंबर सही होगा तो यहाँ पर विकल्प बी जो है गलत हो जाएंगे। 3, 2, 1, 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। वहीं सिख की बात करें तो सिख की जो जनसंख्या है वो सिख जो है चौथे नंबर पर है और 1.72% जनसंख्या को जो है ये कवर करता है। वहीं अगले की बात करें तो अगला जो है बौद्ध है और बौद्ध की बात करें तो बौद्ध जो है टोटल 0.70% जनसंख्या को कवर करता है। और इस प्रकार जो है 3, 2, 1, 4 यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, ये जो है इसका सही क्रम है। विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि पंचम क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले या नीति निर्माता पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है रिसर्चर और इंटरनेशनल लीडर्स और इंटरनेशनल संस्थाओं के जो अध्यक्ष होते हैं ये सब जो है इसमें शामिल होते हैं। परामर्शदाता, अनुसंधान वैज्ञानिक, उसके बाद वित्त और विधि से संबंधित अधिकारी, ये सब जो है इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है, तो विकल्प बी डी गलत है। दूसरा कथन ये करा है कि बैंकिंग व विधि परामर्श पंचम क्रियाकलापों की उदाहरण है। तो बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग के संबंधित अगर कोई परामर्श दे रहा है जो कि अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है, विधि से संबंधित परामर्श दे रहा है जो कि कानून व्यवस्था से संबंधित है, तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है, ये पंचम क्रियाकलाप में शामिल है। और यहाँ पर 1, 2 दोनों विकल्प जो है सही है, विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न यहाँ पर यह करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा भूमध्य सागरीय प्रदेश में फलोधान की कृषि हेतु अनुकूल कारक है। तो अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि फलोधान, विश्व का फलोधान कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश को। तो यहाँ पर जो है पहला कथन ये कह रहा है कि लंबी और धूप युक्त ग्रीष्म ऋतु फलों को आसानी से पकने में सहायता करती है। तो यहाँ पर पहला जो है कथन सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि फलदार वृक्षों की जड़ें जो है लंबी होती है, जो उन्हें शुष्क मौसम में जीवित रहने हेतु सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती है और दूर तक जो है फैली होती है ज़मीन से खनिज और मिनरल्स प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार जो है ये शुष्क यानी कि सूखा वाला भी मौसम होता है उस स्थिति में जीवित रहने में इसको सक्षम बनाती है। दूसरा भी जो है यहाँ पर कथन सही है और दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पर सीधा इसका उत्तर निकल के आ गया कि 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है। तीसरा कथन यह कर रहा है कि कई फलदार वृक्षों की मोटी कठोर छाल अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन को प्रतिबंधित करती है।
तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो पेड़ होते हैं और उसके जो छाल होते हैं वो थोड़ा मोटे होते हैं, और ये मोटे होने के कारण जो है ये वाष्पोत्सर्जन जो होती है उसको प्रतिबंधित करने का कार्य करती है। यहाँ पर तीसरा कथन भी जो है सही है। 1, 2, 3 तीनों कथन जो है यहाँ पर सही है। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।